Hello dear students. So how are you? I hope you all are absolutely fine here and your studies are also going very well. So in the last class of our gaseous state chapter, we were discussing about van der Waal gas equation. Van der Waal gas equation is a little bit difference in between ideal gas equation, because for the real gas equation van der Waal give a basic equation which is just little bit different from ideal gas equation. So देखो हम लोग van der Waal equation को कैसे देखे थे, वहाँ पर बात कर रहे थे कि आइडियल गैस में क्या चीज़ नहीं होता है और रियल गैस में क्या चीज़ होता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रियल गैसेज एंड आइडियल गैसेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वॉल्यूम होता है वहाँ पर हम वॉल्यूम को नेग्लिजिबल मानते हैं, कहाँ पर आइडियल गैस में, यानी कि इन द आइडियल गैस इक्वेशन वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एंड वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम क्या है वो भी नेग्लिजिबल होता है और प्रेशर भी क्या होता है नेग्लिजिबल, बिकॉज कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। आइडियल गैस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है गैस के मॉलिक्यूल्स में, इस वजह से जो प्रेशर होता है ना, जो रियल में होता है लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है, इतना कम होता है कि उसे हम नेग्लेक्ट कर दिया करते हैं। तो वॉल्यूम एज वेल एज प्रेशर दोनों ही क्या होते थे, आइडियल गैस में नेग्लिजिबल होते थे। लेकिन जब भी रियल गैस की चर्चा होना शुरू हुआ तो सारे के सारे क्या हो गए, अपने अकाउंट में आना शुरू हो गया, यानी कि सिग्निफिकेंट होना शुरू हुए, जिस वजह से क्या है ये ज़रूरी हो गया कि भाई अब रियल गैस का भी इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले van der Waal ने अपना इक्वेशन लिया, तो van der Waal गैस इक्वेशन अपन पढ़ रहे थे, जहाँ पर हम बात कर रहे थे जो एक्चुअल वॉल्यूम है ना, यानी कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है, जो एक्चुअल वॉल्यूम वो किसके बराबर है, V माइनस NB है ना। V मतलब क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और माइनस वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस, ठीक है, जो भी गैस के वॉल्यूम है। क्योंकि अब रियल गैस की बात हो रही है तो वहाँ पर हम वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल तो कर नहीं सकते हैं, प्रेशर को नेग्लिजिबल कर नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक सिग्निफिकेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, हमारे थ्रू आउट द वॉल वो क्या करेगा, एक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ बात किया था, वहाँ पर एक कांस्टेंट डिस्कस किया था हम लोग, बात जिसकी कर रहे हैं स्मॉल बी क्या था, van der Waal कांस्टेंट था, जो उसका सिग्निफिकेंट क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस बेटा होता है कि जो बी होता है वो साइज़ को डिफाइन करता है, यानी कि साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल को डिफाइन करता है। जितना ज़्यादा हमारे बी की वैल्यू बढ़ेगी उतना ज़्यादा हमारे मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ेगा। और आपको पता है अगर साइज़ बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या है, तो मॉलिक्यूल्स की इतनी साइज़ बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सिग्निफिकेंट उनका वॉल्यूम भी होगा, क्योंकि वो उतना ज़्यादा स्पेस क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो जो बी है, यानी कि van der Waal के दो कांस्टेंट अभी आएंगे, अभी तो बी है, बाद में स्मॉल ए आने वाला है। तो जो बी है उसका क्या सिग्निफिकेंस बोलोगे, बी टेक्स इनटू अकाउंट द फाइनाइट साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, द फाइनाइट साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, लार्जर इज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ बी। यानी कि कह सकते हो आप, जिसकी मॉलिक्यूल की साइज़ ज़्यादा होगी उसकी वॉल्यूम भी क्या होगी, गैस की उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली बात है कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है कंटेनर का वो उस मॉलिक्यूल के साइज़ से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। नहीं मतलब कहने का ये है कि जैसे मेरे पास एक कंटेनर है ना, सपोज करो एक कंटेनर है, उसमें क्या है, मेरे हाई वॉल्यूम के क्या हैं, गैस मौजूद हैं, है ना। हाई वॉल्यूम में कैसे कह रहा हूँ कि मेरा जो गैस है उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि साइज़ ज़्यादा होगा तो वैल्यू ऑफ बी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। जो Bn था, याद करो जो Bn था वो क्या था, वॉल्यूम ऑफ गैस था, रियल गैस का वॉल्यूम था, ठीक है। उसी को तो माइनस करते हैं हम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर से, ठीक है। तो हम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर से माइनस करेंगे किसको, वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस को, तब जाकर मुझे क्या पता चलेगा, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द होल सिस्टम, ठीक है। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा कंटेनर का, जैसे मान लो मेरे कंटेनर का वॉल्यूम है 4 लीटर और मेरे कंटेनर का वॉल्यूम है 4 लीटर और उसमें जो गैस प्रेजेंट है उसका है वॉल्यूम 1 लीटर, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3। अगर मान लो मेरे कंटेनर का वॉल्यूम 4 लीटर है लेकिन अब जाकर मेरा जो गैस है रियल गैस उसका वॉल्यूम मान लो 2 लीटर्स है, वॉल्यूम बढ़ गया, तो अब क्या होगा, 4 माइनस 2। तो जितना ज़्यादा, पहले तो कितना था 3, अब कितना आ गया 2, तो जितना ज़्यादा हमारे गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा उसी हिसाब से क्या है, हमारा वैल्यू ऑफ बी भी बढ़ेगा, स्मॉल बी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ बात किया था। तो देखो ये जो कांस्टेंट है van der Waal हमें सवाल में दिए रहते हैं, है ना, हमें कुछ करना नहीं रहता है। और एग्जैक्टली बात तो ये है कि क्वेश्चन ज़्यादा आते भी नहीं हैं, क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल आते हैं। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं अभी हम बात करेंगे। आपसे सिंपल पूछेगा, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज द करेक्ट ऑप्शन इन विच ऑर्डर ऑफ बी इज़ ग्रेटर, जहाँ पर बी के ऑर्डर ज़्यादा है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी के ऑर्डर में अरेंज करो इस क्वेश्चन को। ऐसे सवाल आते हैं। न्यूमेरिकली थोड़ा सा कम आते हैं, आइडियल गैस से ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। रियल गैस से न्यूमेरिकल थोड़े कम आते हैं, कंसेप्चुअल ज़्यादा आते हैं। जो
हकीकत है वो मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी अपना काम तो सब कुछ पढ़ाना है, तो मैं सब कुछ पढ़ाऊँगा, लेकिन जो आप पूछते हो ना सर IMP बताओ, IMP इंपॉर्टेंट, तो इम्पॉर्टेंट यही है कि न्यूमेरिकल थोड़े से कम आएंगे बट कंसेप्चुअल ज़्यादा आएगा। यहाँ से आपको ऑर्डर ऑफ बी पूछ सकता है, अभी आगे ए पढ़ोगे स्मॉल ए, तो वहाँ से आपको क्या पूछ सकता है, ऑर्डर ऑफ ए पूछ सकता है ना। उसके रिलेटेड लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस आ जाएंगे कि गैस को जो हम लिक्विफाई करते हैं उनको कैसे करेंगे। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने ये भी डिस्कस किया था कि गैस को लिक्विफाई हम करते हैं क्यों, क्योंकि गैस में क्या होता है, एक सिग्निफिकेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो गैस है वो रियल है, क्योंकि अगर गैस रियल ना होता तो वो लिक्विफाई भी ना होता है, क्योंकि लिक्विफाई तभी हो सकता है जब थोड़ा बहुत क्या हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गैस के बीच में। क्योंकि अगर गैस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो लिक्विफाई कैसे होंगे। आप खुद सोचिए, एक लिक्विड है और एक गैस है, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम कंपैरिजन करें तो लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है गैस के कंपेयर में, ठीक है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा नहीं तो गैस लिक्विड बनेगा कैसे। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट व्हेनेवर अ गैस विल बी लिक्विफाई in a same order we can also say that gas should be also real in nature, and in spite of that in the real scenario gas is always real gas, not in ideal gas। तो एक real gas हमेशा होता है, ideal gas तो हम मान लेते हैं उसको, क्लियर ना, क्योंकि वो हर एक टेम्परेचर पर क्या होता है, हर एक टेम्परेचर पर आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है, तो वो आइडियल गैस बन जाता है, ठीक है। तो चले आज के क्लास में क्या करेंगे अपन, ए के बारे में बात करेंगे, अपन बी के बारे में बात करेंगे, थोड़ा टाइम मिलेगा लिक्विफिकेशन ऑफ गैस भी अपन कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला कंपैरिजन ऑफ, हेडिंग डाला कंपैरिजन ऑफ बी इन गैस, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। तो कंपैरिजन ऑफ बी फॉर डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल, या फिर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स लिख लीजिए, ऑफ डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स, या फिर गैस मॉलिक्यूल सिंपली, ठीक है। तो अब ज़रा मुझे, अभी लास्ट क्लास में देखो यूनिट बताया था मैंने, यूनिट ऑफ बी क्या होता है, स्मॉल बी है, कैपिटल बी मत लिख देना, बी फॉर बॉल होता है, वो सी फॉर कैट होता है, बॉल नहीं, ये स्मॉल बी है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम। अदरवाइज कैपिटल बी हो तो वो तो मैं भी लिख देता, ठीक है। तो उसका यूनिट क्या था बी का, इंपॉर्टेंट है, लीटर पर मोल, याद आ रहा है। तो बी का यूनिट क्या होता है बेटा, लीटर पर मोल, ठीक है। चलिए तो देखो बी क्या है, बी टेक्स इनटू सिंस बी टेक्स इनटू अकाउंट फाइनाइट साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे लिखें बी क्या है, बी is a van der Waal constant and it takes into account a finite ये गैस मॉलिक्यूल की बात करता है ना, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इट टेक्स इनटू अकाउंट द साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब मतलब क्या है, हायर इज द साइज, हायर इज द साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स की साइज जितनी ज़्यादा होगी, more will be the value of B। ये जो कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स पे। जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की साइज होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। हायर इज द वैल्यू ऑफ B, ठीक है। तो लॉन्गर विल बी द साइज, हायर इज द वैल्यू ऑफ B। क्या समझ में आया आपको, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन की, तो देखो मेरे से क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछता है बेटा, जैसे मैं पहला क्वेश्चन आपको लेता हूँ, ऑर्डर ऑफ बी आपसे पूछ रहा है, ये इस टाइप के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ बी पूछ रहा है, मेरे सामने दो क्वेश्चन है, मान लेते हैं हमारे पास ऑर्डर है हीलियम, है ना, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, है ना, जेनॉन हो गया,
ठीक है, इनमें पूछा जा रहा है बी का ऑर्डर क्या है ना। सेकंड क्वेश्चन में ले रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन में ले लूँ अगर F2Cl2Br2 इसमें पूछा जा रहा है, तो इनमें आपसे क्या पूछा रहा है, बी का ऑर्डर पूछा रहा है सिंपली, है ना। ठीक है, एक और मैं अगर यहाँ लूँ तो यहाँ पर अगर मैं थर्ड एक और क्वेश्चन लूँ इम्पोर्टेंट, तो मेरे सामने क्या है, एक और क्वेश्चन है एक, ठीक है। ये क्या है, अभी मैंने H3 नहीं लगाया, अब लगाना है लगा लीजिए, इट्स अप टू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्लियर ना। ये क्या है, नॉर्मल पेंटेन है, ये क्या है, दिस इज नॉर्मल पेंटेन है। ठीक है, अब ज़रा ये, अब H मैं बार बार नहीं लगाऊंगा, अभी लगा दिया है, आप समझ जाए ना, 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या है, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। तो ये जो है A फॉर्म है और ये क्या है, B फॉर्म है ना, आइसोपेंटेन। इसका नाम है आइसोपेंटेन। ठीक है, क्लियर ना, देख लिया। तो नॉर्मल पेंटेन और आइसोपेंटेन, तो अब इनमें बताना है आपको बी का ऑर्डर कहाँ ज़्यादा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पहले से। लेट मी स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट वन। सो देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन। देखो हमको पता है कि ये टॉप टू बॉटम जब हम बढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज़ क्या होती है, बढ़ती है ना। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ज़ेनॉन जो है यहाँ बेटा, उसकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, और जिसकी साइज़ ज़्यादा होगी ऑब्वियसली बात है उसका बी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि ज़ेनॉन का जो वी है वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर बात करें, लो ये क्या हो गया, यहाँ पर भी हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो ब्रोमीन है उसकी साइज़ क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर अगर अपन बात करें, यहाँ पर कैसे देखेंगे, अब साइज़ तो दोनों की क्या है, सेम है, क्योंकि ये भी पेंटेन है, ये भी पेंटेन है, कार्बन की नंबरिंग क्या है, सेम है दोनों जगह, है ना। अब इनको कैसे देखेंगे, यहाँ पर आप H3 लगाइए तो यहाँ CH, इसको बैलेंस कर लीजिए, ये बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है, तो अब इनमें कैसे अपन देखेंगे, इनमें देखने के लिए देखो बेटा क्या देखना है, ब्रांचिंग। दोनों में फ़र्क क्या है, ये नॉर्मल यानी कि स्ट्रेट है, स्ट्रेट चेन है, ये लॉन्ग चेन है स्ट्रेट, ये कैसा है, ब्रांच्ड चेन है। दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक ब्रांचिंग हो गई। एक ऐसा भी हो सकता था, देखो एक ब्रांचिंग ऐसी भी हो सकती थी, अगर मैं यहाँ पर थर्ड लिखूँ, आप कर लोगे ना, पहचान लोगे, कन्फ्यूज़ तो नहीं होगे। चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, ये A है, B है और एक C है। C के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, ये दिख रहा है, हाँ एक ऐसा होता है, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन। तो नॉर्मल, आइसो, नियो, ये आइसोमर्स होते हैं इनके, आपने पढ़ लिया होगा आई थिंक। ठीक है, तो ये C है हमारा, है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दीज आर। ठीक है, बाकी आप H3 वगैरह लगा लो अपना, ठीक है, उसमें कोई भी हरज नहीं है। ठीक है, अब सवाल ये है, तीनों में साइज़ कैसे कंपेयर करें भाई, स्ट्रक्चर तो देख लिया, तीनों में साइज़ कैसे देखें, साइज़ का पैरामीटर क्या है। तो देखो उसके लिए क्या ध्यान रखना है आपको कि ब्रांचिंग, देखो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, है ना, वो अपने शेप को चेंज करते हैं। जैसे देखो इनमें ब्रांचिंग है नहीं, इसमें ब्रांचिंग है, इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है, इसमें 2 ब्रांचिंग है, 1 2 ऊपर भी है और नीचे भी है। तो इसका शेप थोड़ा सा देखो, क्या स्फेरिकल की तरह लग रहा है, थोड़ा सा देखो 1 2 3 4 दिख रहा है, कुछ स्फेरिकल शेप लग रहा है आपको, ये वाला, ये स्फेरिकल नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा स्फेरिकल बनने की कोशिश कर रहा है। क्यों? अगर स्फेरिकल इसको बनना है तो कुछ इस तरह बनेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो चेन है वो थोड़ा स्फेरिकल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। और आप सबको पता है कि जब स्फेरिकल की हम बात करें तो स्फेरिकल में क्या होता है, एरिया थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो क्लियर ना। तो होता यही है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, ठीक है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप को क्या करने लगते हैं, एक्वायर करने लगते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, उनकी साइज़ कम हो जाती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ब्रांचिंग इंक्रीजेज, साइज डिक्रीजेस, क्लियर ना। तो इनमें अपने को सिर्फ यही तर्क लगाना है, मतलब रीजनिंग लगाना है, लॉजिक लगाना है, क्या कि ब्रांचिंग इंक्रीजेज, ठीक है, साइज डिक्रीजेस। ठीक है, क्लियर ना। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है साइज कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है मैंने बता दिया कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो स्फेरिकली शेप
को एक्वायर करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी साइज़ कम हो जाती है। तो अब जिसकी ब्रांचिंग ज़्यादा होगी उसकी साइज़ कम होगी, तो ऑब्वियसली बात है जिसकी साइज़ कम होगी उसकी बी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो बताओ बी की वैल्यू सबसे कम किसकी है, इसकी साइज़ कम होगी। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है, और इसकी साइज़ कम होने के साथ साथ इसका स्मॉल बी यानी कि जो वंडर वॉल कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि जितना ज़्यादा साइज़ बढ़ेगा उतना ज़्यादा बी की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखा जाए सबसे छोटा तो क्या है, सी है। तो बी का जो ऑर्डर अगर मैं लिखूँगा तो क्या लिखूँगा बेटा, ऑर्डर ऑफ बी लिखूँगा सी लेस देन बी लेस देन ए। क्या सही लिख रहा हूँ मैं? बिल्कुल, यही ऑर्डर साइज़ का भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सी में ब्रांचिंग ज़्यादा है, सी में ब्रांचिंग ज़्यादा है, इस वजह से सी की साइज़ कम हो जाएगी, ठीक है। साइज़ कम हो जाएगी तो बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम, जो कि मुझे निकालना था। कुछ ऐसे सवाल आपके सामने आते हैं, ठीक है, क्लियर ना। हालांकि ये जो वैल्यू है बी की ये हमें क्वेश्चन में दे देता है, लेकिन अगर कभी भी न दिया हो तो रेडियस के हेल्प से, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, रेडियस के हेल्प से हम इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी क्यूरियस इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू दैट हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल बी, जो कि लगभग 90% बुक्स में नहीं गिवन होता है, ठीक है। तो आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्यूरियस इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि बी की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, क्लियर ना। तो बस अब इसको कॉपी करें, फिर हम वहीं पर जा रहे हैं कि वैल्यू ऑफ बी को कैलकुलेट कैसे करें अगर हमें रेडियस पता है तो, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। तो पहले आप इसको कॉपी करें, फिर मैं आपको मिलवाता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट लेट मी डिस्कस डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बी, कि हम वैल्यू ऑफ बी को कैलकुलेट कैसे करें। तो देखो, पहली बात तो ये समझना है कि जो बी है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो हमें सवाल में दिया रहता है। लेकिन अगर अपने को सवाल में दिया नहीं है, अपने को रेडियस दिया है, तो उस रेडियस की मदद से भी क्या है, हम बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है, इसमें लिख लीजिए एक इंपॉर्टेंट चीज़, बी इज़ अ कॉन्स्टेंट, लिख लीजिए सिंस स्मॉल बी दैट इज़ वंडर वॉल कॉन्स्टेंट इज़ अ कॉन्स्टेंट whose numerical value is given to the problem या question, but with the help of रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट इट, है ना, कर सकते हैं, बट हाउ, ये भी सवाल है, कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे। तो देखो ज़रा ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। जब भी दो गैस के मॉलिक्यूल्स, गैस कैसा है, रियल है, सब लोग को क्लियर है, ठीक है, गैस कैसा है, रियल है। जब भी दो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, यस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो गैस के मॉलिक्यूल से बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जो गैस का मॉलिक्यूल है वो आइडियल नहीं है, वो कैसा है, रियल है। तो अब ज़रा मान लेते हैं कि हमारे पास दो गैसेस हैं, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड, दोनों आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है। क्या टकरा रहे हैं तो एक गैस दूसरे गैस के अंदर जा रहा है, नहीं, वो जस्ट साइड से क्या कर रहे हैं बेटा, कोलाइड कर रहे हैं, है ना। जैसे कंचा खेला, कंचा मार्बल्स जो होते हैं छोटे छोटे, तो अगर एक कंचे को दूसरे कंचे से मिलाते हो तो क्या होता है, वो टकराते हैं, वो कोलाइड करते हैं। ऐसा नहीं है एक कंचा दूसरे कंचे के अंदर घुस जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अब यहाँ पर क्या है, सिनेरियो वही है कि मेरे पास कैसा है, एक ये पहला मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्लियर ना, क्योंकि स्फेरिकल मॉलिक्यूल है। अब दूसरे स्फेरिकल मॉलिक्यूल से क्या है, ये टकरा गया, है ना, कोलाइड कर गया। दोनों का रेडियस बराबर है, इसका रेडियस r है, इसका भी रेडियस क्या है, r है। ये सिचुएशन है कि दोनों क्या कर दिए हैं, कोलाइड कर दिए हैं। अब होगा क्या, जैसे ही कोलाइड करेंगे, है ना, तो ये क्या सामने से ही कोलाइड करेंगे, नहीं भाई, ऊपर से भी कोलाइड कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं, ठीक है, आगे से कर ही रहे हैं, है ना। कहने का मतलब है जो कोलिजन है गैस का, क्या सामने से ही होगा, नहीं,
थ्री डायमेंशनल एरियाज होगा बेटा, सामने से भी हो सकता है, पीछे से भी कोलिजन हो सकता है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं से भी कोलिजन हो सकता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि एक स्फेरिकल शेप की तरह क्या होगा, यहाँ पर कोलिजन होगा। क्यों? क्योंकि सामने से होगा तो इधर, पीछे से होगा इधर, नीचे से आगे पीछे, यानी कि एक स्फेरिकल बन रहा है शेप हमारा। तो जब भी कोलिजन होता है चारों तरफ से तो हमारा जो रेडियस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, कैसे बढ़ जाता है बस ज़रा देखिए, ये जो वॉल्यूम है ना, अभी ये जो वॉल्यूम है ये थोड़ा एक्सक्लूड हो जाता है, बढ़ जाता है। तो कुछ इस तरह देखें ज़रा ध्यान से, सभी लोगों को दिख रहा है। तो ये जो वॉल्यूम है वो पहले से थोड़ा सा एक्सक्लूड हो जाता है, दिख रहा है, थोड़ा सा एक्सक्लूड हो गया। तो अब इससे फ़ायदा क्या है ना, इससे फ़ायदा क्या है, ये जो वॉल्यूम है इसका रेडियस बढ़ गया है। तो पहले आर था, अब ये रेडियस हो गया है कितना, 2r हो गया है, 2 टाइम्स r हो गया। तो ये क्या है बेटा, दिस इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्या है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, थोड़ा बढ़ा हुआ वॉल्यूम है। ये क्यों बढ़ गया है? कोलिजन के चक्कर में। तो कोलिजन जैसे हुआ ये बढ़ गया। तो अब आप सबको पता है ये स्फेरिकल शेप है ना, सर्कल तो बना, स्फेरिकल तो बना नहीं सकता मैं बोर्ड पर। ठीक है, तो अब इसका मॉलिक्यूल जो होगा, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, ये सभी को पता है ना। किसका ये वॉल्यूम? गैस वॉल्यूम है ना, गैस का वॉल्यूम है। तो बताओ ये जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल है वो क्या होगा? सबको पता है स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल तो बेटा ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब बताओ कितने गैस के मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं? 2। तो अब एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ 2 गैस मॉलिक्यूल बताओ क्या होगा? तो अगर मैं बात करूं यहां से, देखो, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ 2 गैस मॉलिक्यूल्स, ये कितना होगा? यस, 2 × 4/3 पाई, है ना। ठीक है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ 2 गैस मॉलिक्यूल कितना होगा? अरे 2 गैस, सॉरी, यहाँ पर जब 2 गैसेस उनका रेडियस तो 2r हो गया ना, 4/3 पाई, r की वैल्यू कितना है? 2r है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है समझिए, यहां पर जो r है ना, ठीक है, वो अलग अलग गैसेस के क्या हैं? रेडियस है। r क्या है? रेडियस है, यानी कि इस वाले गैस का रेडियस है, इस वाले गैस का रेडियस है। लेकिन ये जो 2r है, ये रेडियस कब बढ़ गया? ये रेडियस तब बढ़ गया जब दोनों क्या कर गए? कोलाइड कर गए। क्योंकि जो कोलिजन है वो चारों तरफ से होगा, वो एक साइड से नहीं होगा, वो अलोंग ऑल साइड्स होगा। क्लियर ना? तो इस वजह से जो रेडियस है वो थोड़ा एक्सक्लूड हो गया है, और रेडियस के एक्सक्लूड होने पर क्या हो गया? वॉल्यूम बढ़ गया है, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब r की वैल्यू पहले क्या थी? स्मॉल r थी। अब r की वैल्यू क्या हो चुकी है? 2r हो गई, यानी कि 2 गुना बढ़ गया। अब 2 गुना बढ़ने का मतलब समझते हो? 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो बाहर निकलेगा कितना हो गया? 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, समझ रहे हो? तो ये जो है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, ये थोड़ा सा चीज़ें चेंज कर देता है ना। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो वॉल्यूम है ना, बाहर निकाल लो इसको ज़रा, कितना आ जाएगा बेटा? 8 × 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो वॉल्यूम है ये कितने गैस का है? 2 गैस का, 2 गैस का वॉल्यूम है। ठीक है, क्लियर ना? हम तो कैलकुलेट कर रहे हैं स्मॉल बी। स्मॉल बी क्या होता है? 1 मोल गैस का क्या होता है? वॉल्यूम। ठीक है, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है। तो बताओ पहले एक मॉलिक्यूल के लिए कितना होगा? तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मॉलिक्यूल। तो 2 मॉलिक्यूल्स के लिए जो वॉल्यूम है वो कुछ ये है। तो अगर बात करें एक मॉलिक्यूल के लिए तो क्या कर दो? डिवाइड कर दो 2 से। तो 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट हाफ × 8 × 4/3 पाई आर क्यूब। देखते रहिए बस। ठीक है, ये क्या हो गया? ये जो हमारा हो गया कितना आएगा? 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। बताओ ये वॉल्यूम किसका है? ये एक मॉलिक्यूल गैस का वॉल्यूम है। किसका? एक मॉलिक्यूल। बट वी आर हियर टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्मॉल बी। स्मॉल बी क्या है? 1 मोल गैस का वॉल्यूम है। क्या है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ रियल गैस।
लेकिन यहाँ क्या लिखा है, 1 मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल को मोल में चेंज कर दोगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, यस बी का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि बी का मतलब ही क्या है, 1 मोल रियल गैस में जो भी वॉल्यूम होगा वही क्या होगा, बी। दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्मॉल बी, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ रियल गैस। ठीक है, तो अब 1 मॉलिक्यूल में इतना वॉल्यूम है तो 1 मोल में कितना होगा, तो सबको पता है मॉलिक्यूल को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाई Na। ठीक है, तो बस यहाँ से अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ, तो ऐसे लिखें एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस। ठीक है, अबे रियल गैस अभी लिखने की ज़रूरत तो नहीं थी, है ना, क्योंकि अभी रामायण चल रहा है तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना बेटा कि रामचंद्र जी कौन है ना। क्यों, क्योंकि आपको पता ही है ये सबका सब तो चल रहा है क्या, रियल गैस का। तो मैं लिखूं या फिर न लिखूं तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, Na से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्या है Na, कर दिया मल्टीप्लाई। बताओ अब ये क्या आ गया है, क्या यही B की वैल्यू आ चुकी है, क्योंकि B का मतलब भी क्या था, यस वैल्यू ऑफ, B का मतलब क्या था, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ रियल गैस प्रेजेंट इन द कंटेनर, दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्मॉल b। ठीक है, तो अब जरा देख लो, Na तो बच्चे को पता है, अवोगाड्रो नंबर, 4 तो एक कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14, आर यहाँ पर, इसीलिए मैं बोल रहा था ना, अगर आपको रेडियस ऑफ द गैस पता है तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, बी निकाल सकते हो। ठीक है, हालांकि आता नहीं है ना, बट जानकारी रखने में क्या प्रॉब्लम है ना, कभी पढ़ रहे हो अच्छा लग रहा है तो एक थोड़ा सा क्यूरियोसिटी माइंड में आ जाएगा, अरे यार बी निकालेंगे कैसे अगर न दिया हो तो, है ना, तो लिख लो, अगर कभी आ जाएगा, एग्जामिनर का दिमाग ही टेढ़ा हो गया, दे देगा, क्या कर लोगे फिर, है ना, आ जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन 1-2, है ना। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो, तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, अच्छा इसको ऐसे भी नोट कर सकते हो, पाई 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब ये वॉल्यूम ऑफ क्या है, मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हो। मैं कहाँ लिखूँ, कुछ ऐसा लिख देता हूँ, चलो वैल्यू ऑफ बी क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 तो ऐसा ही रहेगा, मल्टीप्लाई ये क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, गैस मॉलिक्यूल अभी लिखा था ना, ये वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इनटू Na। ठीक, चले तो आप इसको नोट करें, ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला था। ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए, हालांकि क्वेश्चन अभी तक तो पहले के टाइम पर 1-2 क्वेश्चन आ चुके हैं, अराउंड 2010 के पहले की अगर मैं बात करूं, बट 2010 के बाद तो मैंने नहीं देखा ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर ना, तो न्यूमेरिकल जैसा मैं पहले बताऊं यहाँ से कम आते हैं, बट आ जाएंगे क्योंकि पहले आ चुके हैं, है ना, जेई वगैरह में आ चुके हैं, नीट में मुझे आइडिया नहीं, 2010 के पहले तो आए हैं, 2010 के बाद मुझे आइडिया नहीं है इसका, तो आ सकता है, आप इसको नोट कर लें, कभी भी आएगा वैल्यू ऑफ बी की तो ध्यान रखना, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल दिया है तो उसको पुट कर देना, अदरवाइज रेडियस दिया है गैस का तो आप उसको पुट करके क्या कर देना, कैलकुलेट कर देना। ठीक है, चलें, अब नेक्स्ट करेक्शन क्या था, ये तो वॉल्यूम करेक्शन कंप्लीट हो गया, तो वॉल्यूम करेक्शन में आपको समझ में आया कि एक्चुअल जो वॉल्यूम था, है ना, उसमें क्या था, माइनस किया गया, किसको, जो वॉल्यूम ऑफ द गैस को, जो आइडियल के केस में हम नेग्लेक्ट कर दिया करते थे, है ना, कहा ये करते थे कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ नथिंग, बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, बट एक्चुअल में क्या था, वॉल्यूम ऑफ गैस को हमें माइनस करना होता था, किससे, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर से, क्योंकि एटलीस्ट जो गैस हमने डाला है कंटेनर में वो कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम एक्वायर ही कर रहा होगा, जब तक हम उसको माइनस नहीं करेंगे पूरे के पूरे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर्स तक, तब तक हम पूरे सिस्टम का वॉल्यूम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो वो रियल गैस में हो जाता है, बट आइडियल गैस में हम क्या करते हैं, जो भी कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही हम एक्चुअल वॉल्यूम ही मान लिया करते हैं, उसमें से गैस के वॉल्यूम को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, बट रियल में हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बस यही मॉडिफिकेशन किसने किया, वंडर वॉल ने किया। तो ये रहा वॉल्यूम करेक्शन। अब हम बात करेंगे प्रेशर का करेक्शन। ठीक है, कॉपी करो, फिर डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड, प्रेशर करेक्शन।
क्योंकि वंडरवॉल ने 2 करेक्शन किया था ना, 2 मॉडिफिकेशन किया था। पहला तो वॉल्यूम वाला तो डिस्कस हो गया, अभी प्रेशर में क्या उन्होंने मॉडिफाई किया वो भी देख लेते हैं। तो सेकंड करेक्शन हमारा था प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन फॉर रियल गैस इक्वेशन। तो प्रेशर करेक्शन को समझने के लिए फिर से हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 सिनेरियो लेना पड़ेगा। पहला सिनेरियो रहेगा आइडियल गैस का, दूसरा सिनेरियो रहेगा रियल गैस का। तो बस देखें आप, देखो ये रहा रियल गैस। अब ज़रा मुझे एक बात बताओ, अगर आइडियल गैस है, क्योंकि आपको पता है आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पॉइंट मासेस होते हैं, क्या इस मॉलिक्यूल के बीच में, यानी ये मॉलिक्यूल है और ये बी मॉलिक्यूल है, क्या इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? नहीं, यानी इनके बीच में क्या है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में नहीं है। ठीक है, तो आइडियल गैस का ये पहचान है। अगर हम बात करें रियल गैस का, पहली बात तो इनके मॉलिक्यूल बड़े होंगे, एक सिग्निफिकेंट होंगे इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में और इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको ए ले लूँ, बी ले लूँ, तो इनके बीच में क्या होगा, एक सिग्निफिकेंट क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो हम कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो आइडियल गैस में हम इनको नेग्लेक्ट कर दिया करते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, और होता भी है तो इतना छोटा, इतना कम होता है, उसे हम नेग्लेक्ट कर दिया करते हैं, तभी तो वो आइडियल है ना। ठीक है, होता तो ज़रूर है थोड़ा बहुत। चलिए ठीक, अब देखो आपको एक चीज़ बताया होगा कि प्रेशर जो है, हम सॉलिड में क्या देखते हैं कि भाई हम किसी के ऊपर प्रेशर, जैसे मान लो इस अपने पाम के ऊपर अगर मैं देखता हूँ कितना प्रेशर, तो मुझे देखना पड़ेगा इसके ऊपर क्या क्या चीज़ रखा गया है। अगर मैं इस मार्कर को रखूँगा तो ये मार्कर भी क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। इसको फिर रखूँ, ये भी प्रेशर लगाएगा। अगर एक चेयर को रख दूँ, वही प्रेशर लगाएगा। यानी कि किसी सॉलिड का प्रेशर अगर मुझे देखना है तो हमें देखना पड़ेगा कि उस सॉलिड के ऊपर क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। अगर लिक्विड का मुझे प्रेशर निकालना है तो मुझे देखना पड़ता है हमारा जो लिक्विड है वो कितने हाइट क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है। तो उसके हाइट से हम उस प्रेशर का क्या लगाते हैं, अंदाज़ा। ठीक है, जैसे एक चीज़ देखते हो ना, mm ऑफ मर्क्यूरी, है ना, कभी किसी का प्रेशर टेम्परेचर होगा, आपने देखा होगा ना, प्रेशर का यूनिट होता है mm ऑफ Hg। वो क्या है, Hg क्या है, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी की जो हाइट होती है उसके हिसाब से हम क्या डिसाइड कर लेते हैं बेटा, प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 760 mm ऑफ Hg होता है, यानी कि 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर Hg के बराबर होता है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। ठीक है, तो लिक्विड को प्रेशर हाइट से देखते हैं, लेकिन जो गैसेस का प्रेशर हम कैलकुलेट करने निकलते हैं तो हम उसको कैसे देखते हैं, ड्यू टू कोलिजन्स, कि कैसे कोलाइड हो रहा है ना। कोलिजन के हिसाब से क्या होता है हमारा, जैसे कोई एक दूसरे से कोलिजन होता है तो क्या होता है, वहाँ पर मोमेंटम क्या होता है, चेंज। तो जब मोमेंटम चेंज होगा तो ऑब्वियसली बात, हमारा चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ही तो क्या होता है, प्रेशर। तो जैसे ही हम कोलिजन की बात करते हैं वैसे ही फोर्स आना शुरू हो जाता है, वैसे ही प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो जिससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं हमारा प्रेशर भी क्या हो रहा है, चेंज। ठीक है, तो ज़्यादा तेज कोलिजन करेगा ज़्यादा स्पीड से तो प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर वही कम स्पीड से कोलाइड करेगा एक गैस तो ऑब्वियसली बात उसका प्रेशर कम होगा। क्यों, क्योंकि कम स्पीड से अगर कोलाइड करेगा तो मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम कम होगा, मोमेंटम कम हो जाएगा उसमें। और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फोर्स। इसका मतलब फोर्स भी क्या हो चुका है, कम, और एरिया तो क्या है, सेम है। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया प्रेशर वो भी क्या हो जाता है, पहले से कम। ठीक है, तो कोलाइड जितना ज़्यादा स्पीड करेगा उतना ही ज़्यादा हमारा प्रेशर बढ़ेगा। स्पीड कम होगी तो फिर क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। पहले ये बात समझ लिया आपने। तो अब हम आपको एक सिनेरियो दिखाते हैं, तो ज़रा देखें। हमारे पास बेटा क्या है, एक वॉल है ना। ठीक है, ये वॉल में थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है वॉल। ठीक है, मान लो 2 गैसेस हैं। ये अभी मैं आइडियल गैस का सिचुएशन ले रहा हूँ। ये आइडियल गैस, ये एक आइडियल गैस, इसको हटा दो। ये जो आइडियल गैस है वो इस वॉल पर क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहे हो, दिख रहा है आपको। ये जो आइडियल गैस है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं, है ना। ये जो आइडियल गैस है बेटा, मान लेते हैं ए, ये इस वॉल पर क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है।
मान लेते हैं ये एरिया है, इसी पर्टिकुलर एरिया पर क्या हो रहा है, कोलिजन। ठीक है, क्या अकेले यही गैस हैं कोलाइड करेंगे? जी नहीं, इनके पीछे और भी गैस हैं जो कोलाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक कंटेनर में सिर्फ अकेला गैस तो रहेगा नहीं, लाखों गैस होंगे, ढेर सारे होंगे। तो अब देखो क्या होगा, एक और गैस है पीछे से, ये गैस है बेटा बी, ये दोनों ही आइडियल गैस हैं। अब मुझे बताओ क्या ए और बी में कोई रिश्ता है? हाँ, दोनों ही गैस हैं। नहीं, वो मैं सही आप सोच रहे हो, रिश्ता तो है, गैस है दोनों, लेकिन दोनों में ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ क्या कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों ही गैस क्या हैं, आइडियल गैस हैं। इस वजह से इन दोनों में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, यानी कि इनके बीच में क्या है, नो FOA, दैट इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस वजह से ये जो गैस कोलाइड करेंगे ये अपने पूरे स्पीड से कोलाइड करेंगे, क्योंकि इनको पीछे से रोकने वाला कोई नहीं है। इनकी जो कोलिजन होगी वो फुल स्पीड से होगी। क्यों? अगर पीछे से अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तो बी वाला ए को खींचता, और अगर बी वाला ए को खींचता तो थोड़ी बहुत स्पीड क्या करता, कम करता, तो ओवरऑल जो स्पीड से कोलाइड करता वो भी क्या हो जाता, थोड़ी रिड्यूस हो जाती है ना। लेकिन अभी इसके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इस वजह से बी ए को पुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ए और बी के बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। अगर होता तो बी जो है ए को खींचता, इससे क्या हो जाती, थोड़ी स्पीड क्या हो जाती, रिड्यूस हो जाती। बट अभी ऐसा नहीं है, तो पूरे स्पीड से ये क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया पे क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो मान लेते हैं इसके द्वारा जो प्रेशर, क्योंकि इस एरिया पर प्रेशर बनेगा, मिलेगा, इसके एरिया पर जो प्रेशर पड़ा उसको हम मान लेते हैं PI। व्हाट इज PI? PI इज द आइडियल गैस प्रेशर। ठीक है, रियल गैस का सिनेरियो देख लेते हैं। ये रियल गैस का सेम सिनेरियो। हाँ, अब आप समझ ही गए होंगे, रियल गैस में तो क्या होगा, है ना, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो मान लेते हैं रियल गैस का ये एरिया है, इसी एरिया पर कोलिजन होना है। इस बार मेरे पास एक गैस है जो नेचर में कैसा है, रियल है। ये जो रियल गैस है ये बेटा इस वॉल पर क्या कर रहा है, कोलाइड। लेकिन इसके पीछे जो गैस है यानी कि बी वाला, वो अब जो है इस पर क्या एक्ट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि अब जो है ए और बी के बीच में क्या है, एक सिग्निफिकेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि दोनों ए और बी क्या हैं, नेचर में रियल गैस हैं, जो यहाँ पर नहीं थे। तो अब मुझे बताओ क्या मॉलिक्यूल अपने पूरे स्पीड से, ध्यान सुनिएगा, अब बताइए आप, क्या मॉलिक्यूल्स अपने पूरे स्पीड से क्या हिट कर पाएंगे इस वॉल पर? जी नहीं, क्योंकि अब बी ए को खींचने के लिए तैयार है ना। तो ए बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ, बी बोल रहा है जाने नहीं देंगे तुझे, है ना। ए बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ, बी बोल रहा है नहीं जाने देंगे तुमको, तुम कहाँ जा रहे हो, तुमको खींच के रखेंगे हम। तो अब बताओ ए जाएगा? तो बिल्कुल जाएगा, लेकिन क्या पूरे स्पीड से जाएगा जो उसकी नेचुरल स्पीड है? जी नहीं। तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या हुआ, एक स्पीड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। सिर्फ स्पीड रिड्यूस हो गया नहीं बेटा, बहुत चीज़ें रिड्यूस हो गई। क्यों? क्योंकि जो मोमेंटम इसका था आइडियल गैस का, मोमेंटम क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम कम मतलब फोर्स क्या हो गया, कम। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया मतलब प्रेशर, तो प्रेशर भी हो गया क्या, कम। यानी कि जो रियल गैस का प्रेशर है वो क्या हो गया, कम। तो अब ज़रा देखें यहाँ पर, यानी कि रियल गैस का प्रेशर ले लेते हैं हम PR। तो PR जो है वो क्या है, प्रेशर ऑफ रियल गैस मॉलिक्यूल्स। दोनों के अलग अलग सिचुएशन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब ज़रा मुझे देखकर बताइए कि PI बड़ा है कि PR बड़ा है। ऑफ कोर्स PI इज़ ग्रेटर देन PR। अब तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगी, है ना। ये चीज़ मुझे पता चल गया था कि भाई आइडियल गैस का जो है वो प्रेशर क्या था, रियल गैस से ज़्यादा था। लेकिन ये चीज़ मुझे अब डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, यानी कि वंडर वॉल को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि बेटा जो आइडियल गैस का उसका प्रेशर ज़्यादा है, रियल गैस का प्रेशर क्या है, कम है। एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि दोनों के प्रेशर बराबर नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होना है। तो एक चीज़ क्लियर कि अगर वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है तो प्रेशर में भी क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन। वो दिख भी रहा है सीधे सीधे कि दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, चेंज। कोलिजन का मोमेंटम क्या है, चेंज। तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर का भी क्या हो जाएगा, चेंज, है ना। तो अब ये चीज़ सोचने के लिए, है ना,
एक दिमाग लगाया, लॉजिक लगाया, है ना। वो लॉजिक सही भी थी। वो क्या थी लॉजिक, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो प्रेशर रियल गैस का कम हुआ है वो किस वजह से कम हुआ है। ये जो कह रहा था कि जाने नहीं देंगे तुझे, ये बोल रहा था मैं जाऊंगा, तो ये जो लगातार पुलिंग का फिनोमेना चल रहा था ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जो खिंचाव था, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उसके वजह से जो है वो स्पीड क्या हो गई, कम। यानी कि इस ए और बी के बीच में भी क्या है, एक इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि नहीं है भाई? सही बात है ना, रियल गैस है तो ठीक है। अब ए और बी के बीच में क्या है, एक इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और अगर इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो प्रेशर भी होना चाहिए, क्योंकि जहां फोर्स है वहां पर क्या है, प्रेशर भी है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या था, एक इंटरनल प्रेशर था। तो अगर प्रेशर इंटरनल न होता, एग्जाम्पल लेती, अगर इनके बीच में कोई इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होता तो कोई इंटरनल प्रेशर भी ना होता। तो अगर इनके बीच में इंटरनल प्रेशर ना होता तो ये भी क्या होते, आइडियल की तरह ही होते। तो इनके बीच में जो इंटरनल प्रेशर है उसके वजह से क्या हो गया, ये इनकी स्पीड कम हो गई। तो अब मुझे बताओ, आइडियल गैस को अगर बराबर करना है रियल गैस के तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जो इंटरनल प्रेशर है बेटा उसको क्या करना पड़ेगा, किसी तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसमें जोड़ देना है। समझ रहे हो? यानी कि इस रियल गैस के प्रेशर में, ठीक है, मुझे क्या कर देना है, इंटरनल प्रेशर जोड़ देना है। चलो इस रियल गैस के प्रेशर को मैं मान लेता हूं पी मान लेता हूं, ठीक है, क्लियर ना, क्लियर। तो इस P में मुझे वो वैल्यू इंटरनल प्रेशर की क्या कर देनी है, जोड़, क्योंकि जैसे ही इस P में मैं उस इंटरनल प्रेशर को जोड़ूंगा तो वापस क्या हो जाएगा, हमारा आइडियल का प्रेशर और रियल गैस का जो प्रेशर है वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। क्यों? क्योंकि इस इंटरनल प्रेशर की वजह से ही इसका प्रेशर क्या हो चुका है, कम, आइडियल से। आ रहा समझ में? तो मान लेते हैं वो जो इंटरनल प्रेशर है वो मान लेते हैं एक नया वैल्यू है, मान लेते हैं अल्फ़ा। तो लेट मी डिस्कस कि ये जो इंटरनल प्रेशर है, ठीक है, तो पी आइडियल यहाँ दिख रहा है आपको, पी आइडियल इक्वल टू क्या, पी प्लस अल्फ़ा, है ना। अल्फ़ा ले लेते हैं, अल्फ़ा क्या है, ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा का मतलब क्या है, यस, यहाँ लिख दूं, सिंस अल्फ़ा इज द इंटरनल प्रेशर ऑफ रियल गैस, इंटरनल प्रेशर ऑफ रियल गैस मॉलिक्यूल्स। तो जो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में भी क्या है, इंटरनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके वजह से उनके बीच में क्या है, इंटरनल प्रेशर है। अगर हम उनको कैलकुलेट करके इस P में जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, आइडियल गैस के बराबर। तो बस हमारे वंडरवॉल साहब क्या कर दिए, लग गए इसी मिशन पर कि अब मुझे क्या करना है, किसी तरह से ये अल्फ़ा निकालना है, और जो अल्फ़ा होगा वो नॉर्मल जो प्रेशर होता है ना आइडियल गैस का, उसमें जोड़ देना है। तो वॉल्यूम में क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया, और प्रेशर में क्या कर दिया उन्होंने, एडिशन कर दिया। तो अब बात करते हैं ये अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, चले कॉपी कर लें फिर अपन बात करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आपने। चलिए अब ज़रा देखें, हम यहाँ बात कर लेते हैं। तो अभी हुआ क्या था, अभी एक वॉल था, है ना, फिर से ले लीजिए ज़रा, ये बेटा वॉल है हमारा, इसमें रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स थे वो क्या कर रहे थे, कोलाइड कर रहे थे। इनके पीछे एक मॉलिक्यूल था जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो बी जो था वो ए पर क्या लगा रहा था, एक सिग्निफिकेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा था, जिसके वजह से क्या हो रहा था, प्रेशर कम हो गया था, स्पीड कम हो गई थी, ठीक है। क्या अकेला यही मॉलिक्यूल है? नहीं, और भी होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज एक और मॉलिक्यूल है बी के तरह ही, यानी कि बी टाइप का मॉलिक्यूल एक और है, वो भी क्या कर रहा है, इस पर प्रेशर लगा रहा है। एक और मॉलिक्यूल है, ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि इन सब में क्या होगा, एक प्रेशर रहेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ये भी क्या लगा रहा है, इस पर प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। तो अब ज़रा समझिए इस बात को कि ये जो ए टाइप के मॉलिक्यूल हैं और ये जो बी टाइप के मॉलिक्यूल, ये सभी बी मॉलिक्यूल्स हैं मान लेते हैं, है ना, बी के तरह ही मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो ए टाइप के मॉलिक्यूल हैं, ये जो बी टाइप के मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
उस पर ही क्या होगा, हमारा अल्फ़ा डिपेंड करेगा। क्योंकि अल्फ़ा तो था हमारा वही ना, इंटरनल प्रेशर। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इनके बीच में, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली हमारा जो है इंटरनल प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा तो फाइनली स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, कम। आ रहा समझ में, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स हैं और जो नंबर ऑफ बी मॉलिक्यूल हैं वो कैसे आप डिफाइन करते हो। तो यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ ए टाइप मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो ए टाइप के जो मॉलिक्यूल हैं ये बी टाइप के मॉलिक्यूल हैं, उनको आप कैसे देखोगे, उनको ऐसे देखेंगे बेटा कि पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है उसमें उसके मोल्स कितने हैं, ऐसे देखेंगे आप। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। यानी कि ऐसे देखेंगे N/V। और जो बी के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या होंगे भाई, कितने मोल हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, उसको भी हम उसी तरह देखेंगे, ठीक है। और जो अल्फ़ा है अल्फ़ा यानी कि लिखें इंटरनल प्रेशर ऑफ रियल गैस अल्फ़ा, जिसको हमने अल्फ़ा से डिनोट किया था, इज डिपेंड्स अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी मॉलिक्यूल्स। ए और बी मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बीच पे डिपेंड करेगा ऑब्वियसली। तो फिर अगर हम देखें उस चीज़ को, ठीक है, उस चीज़ को अगर हम देखें तो फिर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड देयर, ठीक है, नेयर, एक चीज़ मैं क्या बोल रहा था, हाँ ये रहेगा, ठीक है। अब कैसे डिपेंड करेगा, जो अल्फ़ा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अल्फ़ा जो है वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, N/V, यानी कि ए का मॉलिक्यूल, और मल्टीप्लाई बाई क्या, बी के मॉलिक्यूल्स का, कि नंबरिंग कितनी है, की संख्या कितनी है। तो बस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N² अपॉन V², N² अपॉन V² हो गया, ठीक है। तो अब ज़रा देखें, है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दो तो क्या मिलेगा, जैसे ही हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया तो अपने को क्या मिला, अल्फ़ा इक्वल टू AN² अपॉन V²। ये जो A है, स्मॉल a है, वॉल्यूम में क्या मिला था हमें, स्मॉल b, तो A को हम क्या बोलते हैं, वंडर वॉल का क्या, कांस्टेंट, लेकिन ये प्रेशर वाला है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फॉर n मोल्स ऑफ गैस के लिए, ठीक है। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो यहाँ से निकल गई, यानी कि जो इंटरनल प्रेशर है वो कितना है, AN² अपॉन B²। ए का मतलब क्या है, वंडर वॉल कांस्टेंट, भी इसका सिग्निफिकेंस बाद में भी देखेंगे, जैसे B था वैसे A है, क्लियर ना। बोलो अभी 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, तो 1 मोल के लिए बस यहाँ ए की एन की जगह क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा A अपॉन V²। तो 1 मोल के लिए आ जाएगा, यानी कि फॉर 1 मोल ऑफ गैस, कौन सा गैस, रियल गैस, यानी कि रियल गैस के 1 मोल के लिए जो इंटरनल प्रेशर होगा वो क्या होगा, ये होगा, क्लियर ना। तो कुछ इस तरह से क्या है हम कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा प्रेशर। अब इनको जोड़ दो किसमें, आइडियल में, तो अपने को क्या मिल जाएगा, वो जो मॉडिफाइड हमारा प्रेशर है वो अपने को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। कॉपी करिए, फिर अपन बात करते हैं। कर लिया, हटा दो, ठीक है। तो जो भी ए टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी बी टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, उनके जो नंबर्स होंगे वो इस बात पे डिपेंड करेंगे कि हमारा जो गैस है उसकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है, क्लियर ना। तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम में, यानी कि कितने मोल्स ए के हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, कितने मोल्स बी के हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, और जितने ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो दोनों ही क्या होंगे,
कलेक्टिवली डिपेंड करेंगे किस पर, अल्फा पर, है ना। अल्फा क्या था हमारा, इंटरनल प्रेशर ऑफ द रियल गैस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इनको अगर अपन जोड़ दें, है ना, तो अपने को क्या मिल जाएगा, प्रेशर का करेक्शन। अगर अपन इसको जोड़ देते हैं ना, तो जैसे एक्चुअल वॉल्यूम मिला था मुझे, उसी तरह मैं एक्चुअल प्रेशर निकाल सकता हूं, यानी कि एक्चुअल प्रेशर ऑफ रियल गैस। तो आइडियल गैस का प्रेशर तो सिंपल P था, क्योंकि प्रेशर देखो, एक चीज़ पढ़ा था भी आपने कि भाई रीज़न क्या है ना, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड डेविएशन, कि डेविएशन शो कर रहा है आइडियल से रियल गैस, तो वो उसका रीज़न क्या है। उसके दो रीज़न मैंने आपको बताया था, पहला था वॉल्यूम, दूसरा था प्रेशर। कि वॉल्यूम जो है आइडियल में हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर दिया करते हैं गैस के वॉल्यूम को, लेकिन वॉल्यूम नेगलेक्ट रियल में नहीं होता। प्रेशर भी क्या है, नेगलेक्ट नहीं होता रियल में, है ना। जो यहाँ पर दोनों ही क्या दिख रहे हैं अपने को, करेक्शन दिख रहे हैं, वो वंडर वॉल ने कर दिया, ठीक है। तो एक्चुअल प्रेशर ऑफ द रियल गैस यानी कि P एक्चुअल, वो कितना हो गया था, P आइडियल प्लस अल्फा, यही था इंटरनल, सब लिख लो बेटा आप, नहीं तो कहोगे सर लिखवाए नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्चुअल। तो एक्चुअल जो प्रेशर था वो आइडियल प्रेशर को मान लेते हैं P, है ना। अल्फा क्या है ना, A² अपॉन V², क्या यही था, ठीक है। दिस इज द प्रेशर करेक्शन। n मोल के लिए है, 1 मोल के लिए करोगे तो n की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दिस इज यार प्रेशर रियल गैस, ठीक है। 4 मोल होगा तो 4 लिख देना, इनकी जगह 5 मोल होगा 5 लिख देना, ठीक है। इतना तो आप सब जानते ही हो, ठीक है। चलें, अब बात ये है कि ये जो A है वो क्या है ना। तो उसके लिए देखें आप यहाँ पर, सिंस A, हाँ A इज़, जिस तरह B कांस्टेंट है उसी तरह A भी क्या है, वंडर वॉल कांस्टेंट है। A इज़ द वंडर वॉल कांस्टेंट्स, ठीक है। कांस्टेंट वंडर वॉल कांस्टेंट, ये A है जो वंडर वॉल कांस्टेंट है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करता है बेटा, सिग्निफाई करता है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करता है, सिग्निफाई करता है। फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in between real gas molecules, ठीक है, क्लियर ना। तो ये किसको सिग्निफाई करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट हो रहा है। जो वॉल्यूम था वो किसको सिग्निफाई कर रहा था, यस, वो साइज को सिग्निफाई कर रहा था, मॉलिकुलर साइज की सिग्निफाई कर रहा था, कि एक फाइनाइट साइज पर डिपेंड कर रहा था, जो स्मॉल b था, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल a है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, क्लियर ना। एंड इट टेक्स इनटू अकाउंट, मतलब कह सकते हो, एंड इट टेक्स इनटू अकाउंट मॉलिकुलर अट्रैक्शन, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना अट्रैक्शन है, यानी कि रियल गैस मॉलिक्यूल्स भी, वो उनको क्या करता है, सिग्निफाई करता है, उसको अकाउंट में लेता है। बात समझ में आ रही है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछता है यूनिट ऑफ ए क्या होगा, तो अगर आपसे ये भी कोई पूछ लेता है यूनिट ऑफ ए बताओ बेटा क्या होता है, तो वो भी आप बता सकते हो आराम से। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यूनिट ऑफ स्मॉल ए, फॉर्मूला क्या होता है स्मॉल ए का,
ये होता था ना यूनिट ऑफ ए, है ना, क्या होता था यार, ये अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता था, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला, यही था। अल्फ़ा का यूनिट क्या था, इंटरनल प्रेशर, तो इसका यूनिट तो क्या होगा, एटीएम। एन का मतलब क्या था, मोल, तो ये तो मोल ही रहेगा। वी का मतलब वॉल्यूम, दैट इज लीटर। तो सिंपली यूनिट ऑफ ए क्या हो गया, यूनिट ऑफ ए क्या हो गया, मैं थोड़ा सा स्पेस लेकर यहाँ लिख देता हूँ, यूनिट ऑफ ए यूनिट ऑफ ए हो गया बेटा एटीएम, ये अल्फा मतलब एटीएम, एटीएम मल्टीप्लाई बाई वी स्क्वायर ऊपर जाएगा, दैट इज लीटर स्क्वायर अपॉन मोल का स्क्वायर नीचे आएगा, दैट इज मोल का स्क्वायर। तो दिस इज द सिंपलर यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ स्मॉल ए। बताओ स्मॉल बी का यूनिट क्या था, हाँ लीटर, क्या था, लीटर पर मोल स्क्वायर, ठीक है, ये था। चलिए नोट कर लिया, लीटर पर मोल था ना, हाँ ठीक है। चलो तो ये हमारा यूनिट हो गया, बात खत्म, ठीक, कॉपी कर लें। फिर इसके आगे बात करते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल ए। स्मॉल ए का सिग्निफिकेंस क्या है और उससे हम क्या क्या चीज़ों का आइडिया लगा सकते हैं, दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है। कॉपी करें इसको जल्दी से। कर लिया, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ ए। जिस तरह से बी का सिग्निफिकेंस हमने पढ़ा था उसी तरह ए का भी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। हालांकि जो ए की वैल्यू है ना, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपको मैं बता दूंगा जिस तरह बी का बताया था, ठीक है। जो सिग्निफिकेंस है उसका, जैसे आप कह सकते हो कि आप सोचो ज़रा, ए की वैल्यू जितनी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ए जो है वो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो ए की वैल्यू जितनी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। और जितना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा उससे क्या होगा, हमारा जो गैस है वो आसानी से लिक्विफाई हो सकता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, आसानी से लिक्विफाई हो सकता है, क्योंकि गैस में क्या होता है आपको पता है, लिक्विफिकेशन होता है। क्यों, क्योंकि गैस के बीच में क्या होता है, एक सिग्निफिकेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तभी तो वो लिक्विफाई होता है। अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बहुत आसानी हो जाएगी, यानी कि बहुत ईजियर हो जाएगा हमारे गैस मॉलिक्यूल को लिक्विफाई होने के लिए। तो इट इज़ वेरी ईजियर फॉर गैस मॉलिक्यूल्स, फॉर रियल गैस मॉलिक्यूल्स टू बी लिक्विफाई व्हेन एवर वैल्यू ऑफ ए इज लार्जर। सो वी कैन से हायर इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए, मोर विल बी द ईजियर फॉर लिक्विफिएबल ऑफ गैसेस। क्लियर ना। आइडियल गैस का जो ए होता है ना, वो क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। इस वजह से, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, इसलिए उनमें स्मॉल ए की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। क्लियर ना, ठीक है। तो चलो यहाँ पर अपन बात करें तो स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों ही ज़ीरो होता है आइडियल के लिए, आप उसके लिए अभी से निश्चिंत रहें, ठीक है। आइडियल के लिए स्मॉल ए की वैल्यू भी ज़ीरो होती है, आइडियल के लिए स्मॉल बी की वैल्यू भी क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो देखो ये सारी चीज़ें अपन कर लिए, और भी चीज़ें हैं सिग्निफिकेंस, इसीलिए मैं उसको स्टार्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। अपन उसको नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक कड़ी से एक कड़ी जोड़कर चलेंगे बेटा, परत दर परत हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जब चीज़ों को चलेंगे तो आपको भी समझने बहुत ही आसानी रहेगी। अदरवाइज़ अगर मैं 2-3 पॉइंट सिग्निफिकेंस का लिखवा दूँ आपको, फिर आगे के पॉइंट में आपको कल समझ, तो कनेक्टिविटी थोड़ी ब्रेक हो जाती है। तो मैं क्या करूँगा, वो आपको सारा चीज़ें कल ही मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट क्लास में उसको कनेक्ट करके आगे आपको बढ़ा के दिखाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दें, हमें मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।